नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। भारत को इस वर्तमान परिदृश्य तक पहुंचाने में जिन सभ्यताओं का, जिन घटनाओं का, जिन व्यक्तियों का, जिन परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उन सबकी संक्षेप में चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। तो शुरू करते हैं। भारत का इतिहास कई सहस्त्र वर्षों पुराना है और जैसा कि हम जानते हैं, करीब 30,000 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया में प्रथम ज्ञात मानव अवशेष हमको मिला था और विकास का क्रम अनवरत जारी रहा, एक स्थायित्व तक पहुंचा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक घाटी सभ्यता, इसके क्रम में भारत का विकास जारी रहा। धीरे धीरे ये नगरीकरण तक पहुंचा। उसके बाद करीब 300 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य, उसके बाद राजवंश, फिर मुग़ल आक्रमण, चोल राजवंश, दिल्ली सल्तनत से मुग़ल साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य और फिर 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता प्राप्त करके ये अपने वर्तमान अस्तित्व तक पहुंचा है। आइए अब एक एक करके प्रमुख कालखंडों के बारे में संक्षेप में जानते हैं। सबसे पहले पाषाण काल। करीब 14 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी एशिया में मानव जीवाश्म के उपस्थिति की पुष्टि हुई थी। 5 लाख वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी में जीवाश्म अवशेष मिले थे। नियोलिथिक युग में सिंधु घाटी के किनारे सभ्यता का उदय हुआ था। कांस्य युग में हड़प्पा में धातु और हस्तशिल्प का विकास हुआ था। लौह युग के समय में वैदिक संस्कृति का विकास हुआ था। कुरु साम्राज्य, जो कि 1200 से 450 ईसा पूर्व के मध्य में विकसित हुआ था, यह वैदिक काल का प्रथम राज्य स्तरीय समाज था। इस काल के प्रमुख व्यक्ति राजा परीक्षित और जन्मेजय थे। यह उस समय उत्तरी भारत की प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति थी, जो कि वैदिक संस्कृति का केंद्र भी थी। पांचाल और विदेह साम्राज्य, ये जो साम्राज्य थे ये कुरु साम्राज्य के पड़ोसी थे और इनका प्रसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल तक हुआ था। इस काल में संतों और दार्शनिकों का संरक्षण हुआ था। जो प्रमुख संत और दार्शनिक थे उसमें याज्ञवल्क्य, अरुणि, गार्गी, ये लोगों के नाम प्रसिद्ध हैं। और इसके उत्तरार्ध में महाजनपदों का एकीकरण हुआ था। दूसरा, शहरीकरण। 800 से 200 ईसा पूर्व की अवधि में श्रमण आंदोलन का गठन हुआ, जिससे जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। जैन धर्म के स्वामी महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध इस आंदोलन के सबसे प्रमुख प्रतीक थे। इसी काल को उपनिषदों का काल भी कहा जाता है और संस्कृत महाकाव्य रामायण और महाभारत की रचना भी इसी काल में हुई थी। महाजनपद। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों और विशाल राज्यों का उदय हुआ। ये महाजनपद उत्तर पश्चिम में गांधार से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्से में बंगाल तक फैली एक बेल्ट में विकसित हुए। इनकी कुल संख्या 16 थी। इस संस्कृति की विशेषता किलेबंदी, जनसंख्या वृद्धि, सामाजिक स्तरीकरण, व्यापार नेटवर्क, निर्माण, बड़े शहरों का उदय इत्यादि थे। उस समय की लोगों की भाषा संस्कृत थी। गौतम बुद्ध के समय तक इनमें से कई राज्य 4 प्रमुख राज्यों वत्स, अवंती, कौशल और मगध में विलीन हो गए थे। मगध साम्राज्य। मगध ने प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों या राज्यों में से एक का गठन किया। इसका केंद्र गंगा के दक्षिण में बिहार का क्षेत्र था। इसकी पहली राजधानी राजगृह, फिर पाटलिपुत्र थी। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का अधिकांश हिस्सा इसमें शामिल हो गया। मगध के प्राचीन साम्राज्य का जैन और बौद्ध ग्रंथों में प्रचुर उल्लेख मिलता है और इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। इसके पूर्ववर्ती शासक प्रद्योत और हर्यका राजवंश के शासक थे। गौतम बुद्ध ने अपना जीवन काल अधिकतम मगध साम्राज्य में ही बिताया। बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और पहली बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई। हर्यका राजवंश को शैशुनाग राजवंश ने उखाड़ फेंका था। अंतिम शिशुनाग शासक कालाशोका की हत्या महापद्मनंद द्वारा की गई थी। नंद साम्राज्य लगभग 345 से 322 ईसा पूर्व तक अपने सबसे बड़े विस्तार में यह पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब और दक्षिण में विंध्य रेंज तक फैला हुआ था। यह अपनी विशाल संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था।
नंद राजवंश ने उत्तर भारत का पहला महान साम्राज्य बनाने के लिए अपने पूर्ववर्तियों द्वारा रखी गई नींव पर निर्माण किया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक विशाल सेना बनाई जिसमें 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार सेना, 2,000 युद्धरथ और 3,000 युद्ध हाथी शामिल थे, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा इस साम्राज्य का पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य यह भारतीय उपमहाद्वीप पर अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। यह उत्तर में हिमालय से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ था। पश्चिम में यह पाकिस्तान से लेकर के हिंदू कुश की पहाड़ों तक पहुंच गया था। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में चाणक्य की सहायता से की थी, जब उन्होंने नंद साम्राज्य को उखाड़कर फेंक दिया था। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंबिसार था। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अशोक बना, जिसका शासनकाल लगभग 232 ईसा पूर्व तक चला। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य का पतन शुरू हो गया और शुंग साम्राज्य की स्थापना के लिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी गई। शुंग साम्राज्य इनकी उत्पत्ति मगध से हुई, जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस साम्राज्य में कला, शिक्षा और संस्कृति और दर्शन के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ। अग्निमित्र और देवभूति की मृत्यु के पश्चात इस साम्राज्य का पतन हो गया। सातवाहन साम्राज्य सातवाहन आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापना हुई थी। ये हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एलोरा से लेकर अमरावती तक बौद्ध स्मारक बने। ये अपने शासकों के सिक्के जारी करने वाले पहले भारतीय राज्यों में से एक थे। 3री शताब्दी में इनका साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। कुषाण साम्राज्य इसका विस्तार 1ली शताब्दी ईस्वी के मध्य में पहले सम्राट कुजुला कड़फिसेस के नेतृत्व में हुआ। सम्राट कनिष्क बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। इस साम्राज्य में हिंद महासागर के समुद्री व्यापार को सिंधु घाटी के माध्यम से सिल्क रोड के वाणिज्य से जोड़ा गया। 3री शताब्दी तक भारत में यह साम्राज्य विघटित होने लगा और इनके अंतिम ज्ञात महान सम्राट वासुदेव प्रथम थे। गुप्त साम्राज्य गुप्त काल सांस्कृतिक रचनात्मकता, विशेषकर साहित्य, वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला के लिए विख्यात था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकतर क्षेत्रों तक फैला हुआ था। इस काल को भारत का स्वर्ण युग भी कहते हैं। इस काल के उल्लेखनीय शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त थे। प्रमुख व्यक्तित्वों में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, विष्णु शर्मा और वात्स्यायन जैसे विद्वान हुए। 6वीं शताब्दी में हूणों के आक्रमण के बाद इस साम्राज्य का पतन हो गया। हर्ष साम्राज्य हर्ष ने उत्तरी भारत पर शासन किया, जो वर्धन राजवंश के सदस्य थे और वर्तमान हरियाणा में थानेसर पर शासन करते थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। जो शांति और समृद्धि थी, उसने इनके दरबार को विश्वव्यापिता का केंद्र बना दिया, जो विद्वानों, कलाकारों और आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित करता था। प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत की शुरुआत 6ठी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद हुई। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जो कि 13वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर दिल्ली सल्तनत के उदय के साथ समाप्त हुआ। इस काल में शैव और वैष्णववाद की परंपराओं का विस्तार हुआ। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा अद्वैत वेदांत के सिद्धांत का प्रचार और प्रसार किया गया। इसी काल में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण भी किया गया। चोल साम्राज्य मध्यकालीन चोल 9वीं शताब्दी के मध्य में प्रमुखता से उभरे और उन्होंने दक्षिण भारत में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। 9वीं से 13वीं शताब्दी में इन्होंने विशाल समुद्री साम्राज्य पर शासन किया। राजा राज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल, राजाधिराज चोल इस काल के प्रमुख राजा थे। इनकी नौसेनाओं ने श्रीलंका, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड तक के क्षेत्रों पर समुद्री तटों पर कब्जा कर लिया था। इस काल में कला, धर्म, संगीत, वास्तुकला और साहित्य का विकास हुआ था। 13वीं शताब्दी में इसका पतन होने लगा। उत्तर मध्यकाल दिल्ली सल्तनत दिल्ली में स्थित क्रमिक इस्लामी राज्यों की एक श्रृंखला थी, जिन पर तुर्क, तुर्क भारतीय और पश्तून मूल के कई राजवंशों द्वारा शासन किया गया था।
12वीं और 13वीं शताब्दी में मध्य एशियाई तुर्कों ने उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण किया और पूर्व हिंदू क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। इस काल के प्रमुख राजवंशों में मामलुक राजवंश, खिलजी राजवंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश शामिल हैं। विजयनगर साम्राज्य 14वीं शताब्दी में संगम राजवंश के हरिहर प्रथम और उनके भाई बुक्का राय प्रथम के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यह लगभग दक्षिणी भारत के सभी राजवंशों पर विजय प्राप्त किया था। इस साम्राज्य की समृद्ध विरासत में मूर्तिकला, वास्तुकला और चित्रकला प्रचलित है। प्रशासन, विदेशी व्यापार, सिंचाई और जल प्रबंधन की तकनीक का विकास हुआ। इस साम्राज्य की विरासत में दक्षिण भारत में फैले कई स्मारक शामिल हैं, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध हम्पी का समूह है। 16वीं शताब्दी में तालीकोटा की लड़ाई में हार के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। मुगल साम्राज्य 1526 में बाबर ने खैबर दर्रे को पार किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जिसने अपने चरम पर दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्से पर शासन किया। इस काल में तुर्क फारसी संस्कृति को प्राचीन भारतीय शैलियों के साथ मिलाने का प्रयास किया गया। 18वीं शताब्दी में मराठों, राजपूतों, जाटों और अफगानों द्वारा कई आक्रमण किए गए। बाद में इस साम्राज्य के पतन के पश्चात इसके कार्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियंत्रित किया गया था। इस काल में कई प्रमुख शासक हुए और कई महत्वपूर्ण कलाओं का और इमारतों का निर्माण किया गया था। मराठा साम्राज्य मराठा साम्राज्य की स्थापना और सुदृढ़ीकरण छत्रपति शिवाजी द्वारा किया गया था। हालांकि मराठों को राष्ट्रीय स्तर पर दुर्जेय शक्ति बनाने का श्रेय पेशवा बाजीराव प्रथम को जाता है। इन्होंने दक्षिण एशिया के अधिकांश हिस्से पर शासन किया, मराठा सेना का निर्माण किया। भारत में मुगल शासन को समाप्त करने का श्रेय काफ़ी हद तक मराठों को दिया जाता है। इन्होंने समुद्री किलों और युद्धपोतों का निर्माण किया। प्रशासन में कैबिनेट, विदेश नीति और खुफिया विभाग की अवधारणा प्रस्तुत की। 19वीं शताब्दी में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में हार के बाद इस साम्राज्य का पतन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। 1611 में भारत के पूर्वी तट पर एक फैक्ट्री की स्थापना और 1612 में सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए अधिकार दिए जाने के बाद इसने भारत में पैर जमा लिए। प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में और बक्सर की लड़ाई में जीत ने इस कंपनी की शक्ति को मजबूत किया। उसके बाद इस कंपनी ने राजनीतिक आधार की स्थापना की, आंतरिक स्वायत्तता की, राजकुमारों के साथ गठबंधन किया और इसके बाद 19वीं शताब्दी में स्वतंत्रता संग्राम के बाद इसका पतन शुरू हो गया। कुछ और प्रमुख साम्राज्य थे जिन्होंने भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनमें हैं वाकाटक साम्राज्य, कामरूप साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, कदम्ब साम्राज्य, चालुक्य साम्राज्य, राष्ट्रकूट साम्राज्य, गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य, खैरावाला साम्राज्य और पाल साम्राज्य इत्यादि। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का भारतीय विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त सैनिकों के खिलाफ बड़े पैमाने पर किया गया विद्रोह था। इस विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे के नेतृत्व में हुई। शुरुआती दिनों में दमन के द्वारा इस विद्रोह पर अंग्रेजों ने प्रारंभिक नियंत्रण पा लिया और इसके बाद सारी शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई। इसी काल में मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का अनुपालन किया गया और कई सारे प्रमुख व्यक्तित्व और सेना नायक और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने उस काल में देश में पुनर्जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन को चलाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
15 अगस्त 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद भारत को भारत संघ और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। विभाजन के बाद इन प्रांतों में दंगे और काफ़ी बड़ी मात्रा में पलायन हुए। बाद में 1971 में एक युद्ध के बाद बांग्लादेश नामक एक नया देश भी अस्तित्व में आया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये जानकारी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें जिससे और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। ऐसे ही और वीडियोस तक पहुंचने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।